मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे ऐसी हालत में नजर आएगा। खुश मिजाज, खुश अखलाक और हमेशा खुश रहने वाला हसन आज यहाँ पर इस तरह से गमगीन क्यों बैठा था? मुश्किल हालात में अपने आप को संभालने वाला हसन आज इस हालत तक कैसे पहुंच गया? और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, वरना मुसीबतों में घिरे इंसान का कौन साथ देता है। इसके वालिद, इसके दादा ने मेरा बहुत साथ दिया था, क्योंकि जो वाकयात मेरे साथ पेश आए थे तो उसके तहत उस सिचुएशन में, उन हालातों में उनकी जगह कोई और भी होता तो न जाने वो भी कैसी कैफियत का इजहार करता। खैर मैं तो था ही रहता दरगार, लेकिन हसन को आखिर हुआ क्या था? उसकी यह हालत कैसे हुई और कैसे वो इस दर्जे तक का बेकार इंसान हो गया? मैं अब उसके पास बैठ चुका था और हसन था जो अजीबोगरीब अंदाज में अब मुझे देखे जा रहा था। उसका साफ जाहिर ये हो रहा था कि ज़हनी तवाज़ुन जो है हसन पूरी तरह से खो चुका है। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो मेंटली डिस्टर्ब है। फिर उसकी ऐसी कैफियत का जिम्मेदार कौन है? क्या हुआ है उसे? कैसे वो ऐसा हो गया है? और जिसे मैं समझने से कासिर हूँ, जिसे मैं समझ नहीं सकता। तभी मैंने उससे कंफर्म करने के लिए पूछा, मेरे भाई तुम्हारा नाम हसन ही है ना? तभी वो बोला हैरानी से, अरे हाँ मेरा नाम हसन ही है, लेकिन भाई तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसकी कमजोर आवाज साफ बता रही थी कि वो बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है। तभी मैंने उससे हैरानी से पूछा, हसन तुम मुझे नहीं पहचान रहे? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? हसन मैं शाजिल हूँ, तुम्हारा दोस्त शाजिल। तभी वो कहने लगा चौंक करके, पता नहीं भाई कौन शाजिल, कैसा शाजिल? मेरे दिमाग में तो अभी कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैं तुम्हें पहचानता हूँ, ना ही किसी शाजिल को जानता हूँ। असल में भाई आप जो भी हो, मेरा आधा बदन गायब हो चुका है। मैं हिलडुल नहीं सकता हूँ, मेरा आधा बदन गायब हो चुका है। तुम खुद अपनी आंखों से देखते नहीं क्या कि मेरी क्या हालत हो रही है, और फिर भी तुम मुझसे सवालों जवाब कर रहे हो। तभी मैंने उससे कहा, देखो हसन बहकी बहकी बातें ना करो। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारा बदन पूरा का पूरा मौजूद है, आधा गायब वायब कुछ भी नहीं है, पूरा बदन तुम्हारा मौजूद है। मैं गवाही देता हूँ हसन कि तुम्हारा बदन पूरा है। किसी ने तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है कि तुम्हारा आधा बदन नहीं है, पूरा का पूरा बदन मौजूद है तुम्हारा हसन। लेकिन ये बताओ मेरे भाई तुम्हें हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी? तभी हसन मुझसे कहने लगा, अजीब आदमी हो यार तुम। मैं जब कह रहा हूँ मेरा आधा बदन नहीं है और उसके अलावा तुम अपने बारे में तो कुछ बताते नहीं हो और मुझसे पूछे जा रहे हो। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो और अपने लहजे में दुख पैदा कर लिया तुमने मेरे लिए। कौन हो तुम मेरे? तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे मेरे कोई अजीज व अकारीब हो। मैंने उसे देखकर हैरानी का इजहार किया, चेहरा आगे किया और कुछ और आगे बढ़ा। और मैंने उससे कहा, देखो हसन पहचानने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, मुझे पहचानो हसन, मैं शाजिल हूँ, पहचानो मुझे, अपने दोस्त को पहचानो। भले ही हमारा रिश्ता कुछ दिनों का ही रहा दोस्ती का, लेकिन हसन तुम मुझे भूल नहीं सकते इस तरह। तभी उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक वो कहने लगा, अरे हाँ तुम तो शाजिल हो, मैं पहचान गया मेरे दोस्त तुम्हें। देखो बदन तो आधा रह ही गया था, याददाश्त भी आधी हो चुकी है मेरी, मैं पूरी तरह से याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आखिर हम शाजिल तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकते, और मैं तो बिल्कुल पहचान सकता हूँ। कैसे तुम हमें जख्मी हालत में छोड़ आए थे, भला तुम्हें कैसे बुला सकते हैं हम शाजिल? तुम तो हमें ऐसी हालत में छोड़ के आए हो जिसमें कोई किसी का साथ तक नहीं छोड़ता। तो मैंने उससे हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो हसन तुम? ये कौन सी जख्मी हालत और किस हालत के बारे में बात कर रहे हो तुम? सभी तो तुम्हें याद करते थे शाजिल, और सभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गमजदा भी थे। पहले तो शाजिल भाई जरा मुझे यहाँ से हटाकर किसी और जगह पर बैठा दो प्यारे भाई। देखो यहाँ बैठे बैठे क्या हालत हो गई है मेरी। पता नहीं शाजिल भाई, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे पाँव हैं ना मेरी कमर है, आधा धड़ जैसे गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि आधा ही हूँ मैं। ठीक है हसन भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ। इतना कहकर मैंने उससे कहा और उसे उसकी जगह से उठाया और थोड़ी ही दूर पर उसे ले जाकर मैंने बिठा दिया। रास्ते भर मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारे पाँव भी हैं, कमर भी हैं और पीछे का धड़ भी मौजूद है। रास्ते भर वो अपने हिलते हुए पाँव देखता रहा। फिर मैंने उसे दरख्त के साये में ले जाकर बिठा दिया और उससे दुख जताते हुए पूछने लगा, हसन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई मेरे भाई? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ और किस हालत की तुम बात कर रहे थे? हसन कहने लगा, वो सब तो मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे भाई, लेकिन पहले ये बताओ शाजिल भाई तुम कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हसन तुम तुम्हारी हालत के बारे में बताओ। तो हसन बेगानों ऐसी बातें करने लगा और कहने लगा, सभी तुम्हें याद करते थे शाजिल भाई, बहुत ज्यादा याद करते थे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका हम सबको अफसोस था, क्योंकि वो एक गलत फहमी थी। और बाद में पूरे के पूरे घर बार को, दादाजी को, पापा को, मम्मी को, सबको इस चीज का एहसास भी हो गया था शाजिल भाई। और दादा जान का तो पूछो ही मत। दादा जान तुम्हें यकीन आया ना आए, लेकिन तुम्हारी वजह से इतने ज्यादा गमज़दा हो गए कि वो बीमार तक पड़ गए थे शाजिल। मैंने कहा, हाँ हसन मैं जानता हूँ तुम्हारे दादा जान बहुत अच्छे इंसान हैं, और अगर अब तुम लोगों के जहन में मेरी पोजीशन साफ हो ही गई है तो
यकीन मानो मेरे लिए तो इससे खुशी की बात और कोई है ही नहीं। मैं तो यही चाहता था कि तुम लोगों के जहन में मेरी पोजीशन साफ ही रहे। मैं एक इज्जतदार घराने का लड़का हूँ, तो मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हसन बोला, हाँ शादिल सही कहते हो, ऐसा ही हुआ था, लेकिन सब चीजें मुकर्रर रहती है। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है शादिल भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर बाद में पछतावे के सिवा इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता शादिल भाई, जैसा हम लोगों के साथ हुआ था। तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हसन भाई सारे मामला छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसी हुई और तुम किस जख्मी हालत की बात कर रहे थे कि मैं तुम लोगों को छोड़ गया। तभी हसन बोला, ऐसा तो बहुत बाद में हुआ था शाजिल, लेकिन तुम बताओ शाजिल, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा तुम्हें? और कहाँ थे तुम इतने दिन से, और यहाँ आज अचानक कैसे नजर आ रहे हो शाजिल? मैंने कहा, कुछ भी नहीं हसन भाई, बस तकदीर का चक्कर है सब, क्योंकि तकदीर जो फैसले करती है वो कोई भी बदल नहीं सकता है। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम मुझे कैसे मिलते हसन भाई? तभी हसन कहने लगा, देखो शादिल भाई, तुम्हारे जाने के बाद हम तो अजीबोगरीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। हम जमानगढ़ी से जब यहाँ पर आए तो हमें बस क्या बताऊं शादिल भाई, वाकयात तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा उलट पुलट हो रहे हैं। हमें यहाँ पर आए 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है शादिल भाई। वैसे हमें राजपुर में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शादिल भाई। मैंने तुम्हें बताया था ना शाजिल कि हम शुमाइला को लेकर पीर बाबा की मजार शरीफ पर जाने वाले थे, लेकिन क्या बताएं शाजिल, उस जिन्नात ने हमारे रास्ते बदल दिए। हमारे रास्ते पूरी तरह से बदल दिए गए शाजिल। हम बजाय पीर बाबा की मजार शरीफ पर जाने के इस रास्ते पर निकल कर आ गए, और फिर हमने एक जगह यहाँ पर ही कयाम कर लिया। जब हम नवाजगढ़ी से आगे चले तो तुम्हें शायद इल्म ना हो शाजिल, लेकिन नवाजगढ़ी से पीर बाबा की मजार जाने के लिए कोई भी वाहिद रास्ता मौजूद नहीं है। कोई भी सही रास्ता, ढंग का रास्ता वहाँ तक जाने के लिए है ही नहीं। बैलगाड़ी वाले बैलगाड़ियों पर मुसाफिरों को बिठाकर ये दुश्गवार रास्ते तय करते हैं, और इतने दुश्गवार रास्ते हैं, इतने बेकार रास्ते हैं कि हम लोग तो इस पर सफर भी ना कर पाए। उसके बाद हमने भी लोगों जैसा ही किया, बैलगाड़ी पर सवार हो गए और एक बैलगाड़ी वाला हमें लेकर इधर की जानिब ही चल पड़ा शादिल। लेकिन वो बैलगाड़ी वाला फिर हमें लिए पता नहीं कैसे पर ऐसा रास्ता बदल कर ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर रास्ता एक नदी से होकर गुजरता था, और उसने बैलों को एकदम पानी में उतार दिया और खुद वो किनारे पर कूद गया। हम सब तो बदहवास हो गए क्योंकि वो गायब हो गया, और हम सब बैल लेकर वहां से अब चल पड़े। शुक्र था उस परवरदिगार का कि बैलों ने ये नदी पार कर ली और हम लोगों की जान बच गई। लेकिन शाजिल, जब हम किनारे पर पहुंचे तो गहरी काली रात हो चुकी थी। गहरी काली रात का सामना अब हमें करना था और चारों तरफ बहुत ज्यादा घना अंधेरा फैल गया। हम सब एक ही बात कर रहे थे कि हम किसी जादुई जाल में फंस चुके हैं, किसी जादू मंत्र के चक्कर में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। फिर जब अचानक रोशनी हुई तो शादिल तुम यकीन नहीं करोगे, हमने वो देखा जिस पर हमें यकीन ना हुआ, क्योंकि हम जब निकले थे शुमाइला हमारे साथ थी, लेकिन अब रोशनी होने के बाद शुमाइला हमारे साथ मौजूद ही नहीं थी। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं अचानक से उछल पड़ा, क्या शुमाइला गायब हो गई? मैंने उससे इतना कहा तो वो कहने लगा, हाँ भाई हम सही कह रहे हैं, शुमाइला अब हमारे साथ नहीं है। उस दिन के बाद से शुमाइला अभी तक हमें नहीं मिली है शाजिल। तभी मेरे हलक से हसन की बात सुनकर एक गमनाक आह निकली। हसन भी ये बयान करते करते अब फूट फूट कर रोने लगा था कि शुमाइला को कोई उठाकर ले गया है। हाँ शाजिल, तुम सही सुन रहे हो, मेरी बहन शुमाइला चली गई। सुनो, तुम फिक्र मत करो, जिन काली ताकतों ने तुम्हारे इर्द गिर्द ये हिसार कायम किया है और जो तुम्हें परेशान करता है वो बच नहीं सकेगा। तुम बेफिक्र रहो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर ही लेंगे। मैं तुम्हें अब तन्हा नहीं छोड़ूंगा हसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद है हसन कि शुमाइला को मैंने भी अपनी बहन की तरह ही समझा है। तभी हसन बोला, मैं तुमसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया है, इसलिए मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी। तुम्हें तकलीफ करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है शाजिल। मैंने कहा, देखो ये सब बातें तुम जाया वक्त ना करो, बस मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ, तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। तुम मुझे पूरा मामला बताओ हसन। हसन कहने लगा, बस और क्या बताऊं शाजिल, शुमाइला गायब हो गई और हम दर बदर भटकते रहे, दर बदर फिरते रहे। यहाँ पर फिर एक पत्थर का मीनार आया जिसके दरमियान एक दरवाजा बना हुआ था। जिस इलाके से हम दरिया पार हुए थे वो बड़ा भयानक था और अजीब सी वीरानी भी वहाँ पर फैली हुई थी। और शाजिल, झाड़ियों में हमने काले सांपों को इधर उधर भागते हुए अपनी आंखों से देखा। 1-2 बार उन सांपों ने हम पर भी हमला किया, लेकिन कहते हैं ना शाजिल, जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थरों से हमने उन सांपों को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। इस काले मीनार जिसको मठ कहते हैं, इसके अलावा शाजिल यहाँ पर और कुछ भी मौजूद नहीं था। हम आगे बढ़ते रहे, फिर हमें वहाँ पर चंद लोग नजर आने लगे। यूं समझ लो कि शक्लों से ही वो साफ तौर पर टुच्चे और बदमाश लोग लग रहे थे।
बड़े बड़े चोगे पहने थे, जोगी बने हुए थे, बड़े बड़े हार लिपटे हुए थे, लंबे लंबे उनके बाल थे, हाथों में उनके त्रिशूल भी थे, गलों में अजीब से हार थे उनके। वो हमें अजीब निगाहों से मुस्कुराते हुए देखे जा रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर कर हमारे इर्द गिर्द एक घेरा डाल लिया और हमसे कुछ मांगने लगे, लेकिन हम समझ चुके थे क्योंकि वो हमें साफ तौर पर कोई बदमाश लोग ही दिखाई दे रहे थे। तभी वालिद साहब ने कड़क कदम से पूछा, वो लड़की कहाँ है जिसे तुम लोगों ने अगवा कर लिया है? तभी वो कहने लगे, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक भाइयों? क्या तुम लोग भूल गए? वो तो गज महाराज की प्रेमिका थी और महाराज तो हमारे बरसों से उसकी तलाश में ही थे। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अपने काम से काम रखो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वालिद साहब ने कहा, हम कुछ समझ नहीं पाए, तुम किस गज महाराज की बात कर रहे हो और हमारी लड़की का उस गज महाराज से क्या ताल्लुक है? हम तो ना तुम्हारे गज महाराज को जानते हैं ना तुम लोगों को। अरे भाई, तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, तुम्हारे पुरखे जानते हैं। बस अब आगे कुछ मत कहना वरना बहुत पछताओगे। आगे क्या होगा? ये गज महाराज का नया किरदार अब किस मोड़ पर ले जाएगा इस कहानी को? क्या शाजिल हसन और उसके परिवार को मुसीबत से बचा पाएगा? क्या अमीर साहब शाजिल को माशा से वापस मिलवा पाएंगे? क्या यही कुछ माशा तक ही शाजिल को लेकर जाएगा या फिर ये कोई नई मुसीबत शाजिल की जिंदगी में आन पड़ी है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।